दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम चालू करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट के 70 प्रश्न हम लाइव सेशन में कर चुके हैं। लाइव सेशन में समय काफ़ी लग जाता है, इसलिए हम इसको ऑफलाइन मोड में आपको दे रहे हैं। इसमें हम प्रश्न संख्या 71 से लेकर 140 तक यानी आरओ परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 2 का ये दूसरा भाग है, जिसमें हम 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न हैं ये आरओ परीक्षा के साथ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो आयोजित होने वाली है उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप उस हिसाब से तैयार करिएगा कि ये प्रश्न आरओ के साथ ही यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके काम आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न जो है ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद 323 ए में किसका विवरण है, तो अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का विवरण है। अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 ये लोकसभा के लिए SC/ST आरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 320 ये लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 2143 2143। यहाँ पर विकल्प आपका देखते हैं ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2143। और आप जान लीजिए अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य का जो है व्यवस्था या प्रावधान है। अगला प्रश्न है संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या। देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इसमें से क्या जो है भारत के संविधान के आमुख या प्रस्तावना का लक्ष्य है। तो सही उत्तर जब आप प्रस्तावना पढ़े रहेंगे तो इसका उत्तर दे पाएंगे। ये सभी चारों जो है ये सुनिश्चित करना भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लक्ष्य है। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है। सभी चारों जो है इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। यहाँ पर 3 आपके कथन दिए गए हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये आपका सही नहीं है। तो इसमें से 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दोस्तों अनुच्छेद 75(5) में ये वर्णन है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं बने रहेंगे, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये वर्णित है। लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस तरह से मंत्रियों को जब तक संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। कथन 1 और 2 आपके सही हैं। भारत में राज्य यानी राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए कथन 3 आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिए करंट अफेयर से है और ये प्रश्न अति संभावित है आपके आरओ परीक्षा और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। 26 सितंबर 2023 को किसे 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है।
तो सही उत्तर वहीदा रहमान, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया है और ये पुरस्कार पाने वाली ये 8वीं महिला हैं। अगला प्रश्न है, 24 अगस्त 2023 को घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? यहाँ पर आपको बताना है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार एस राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR तेलुगु को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म सरदार ऊधम सिंह हिंदी को दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 को दिया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन फिल्म मिमी को चुना गया है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है इन चारों कथनों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में? तो आप जान लीजिए कि दोस्तों 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में R माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म रॉकेटरी नंबी इफेक्ट का चयन किया गया है। तो ये पहला ही कथन आपका गलत है। अन्य कथन जो हैं आप ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री का चयन किया गया है और आप जान लीजिए कि एस राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म RR तेलुगु को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है, न कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो सही उत्तर है संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। याद रखिएगा, संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया और इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और उस समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार जो है उस समय केंद्र में थी। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में? देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, सही नहीं है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ये कथन सही नहीं है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। आप जान लीजिए कि परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। शेष कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो आप जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 1986 में, वर्ष याद रखिएगा 1986 में दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें कौन सा कथन आपका सही है? तो सही उत्तर आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक की स्थिति में नहीं होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है कब? इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रतिवर्ष
कब प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति और गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया है? ऑप्शन है 2001, 2005, 2015 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 2001 में। दोस्तों, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट वर्ष 2001 में पारित किया है। ये पौधों की किस्मों, कृषकों और पौधों के संवर्धन में शामिल लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर जो है ये संघ द्वारा लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही। राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, ये गलत है। तो इसमें सही कथन केवल एक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए, शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर संघ सूची के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ द्वारा ही एकत्र किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानसिक योग्यता जो संख्यात्मक योग्यता है वहाँ से। यहाँ पर 4 भिन्नें दी गई हैं, 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो यहाँ पर जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो 9/13 का मतलब 9/13, यहाँ 17/26 है तो इसको हम 1/13 गुणे 17/2 कर देंगे तो ये 8.5/13 आ जाएगा। और यहाँ 1/3 1/13 गुणे 28/3 कर देंगे तो 9.33/13 और 33/52 को ये भी 13 से कटता है तो 1/13 गुणे 33/4 तो 8.25/13 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न जो है 28/13 है, क्योंकि 28/39 है। 28/39 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9.33/13 हो जाएगा, जो कि सभी भिन्नों से बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 28/39। अगला प्रश्न है, तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, बैंकॉक में। दोस्तों, ये देखिए आयोजित हो चुका है ये, और इसका आयोजन हुआ है 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य। दोस्तों याद रखिएगा, हिंदू फाउंडेशन द्वारा बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया और इसका मुख्य विषय था अजेयस्थ आयतनय धर्म। अगला प्रश्न है, एक धन ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए, बी 3:5 के अनुपात से, बी और सी 6 और 7 के अनुपात से और सी और डी 8-9 के अनुपात से प्राप्त करें, तो ए और डी को प्राप्त होने वाले अनुपातों का योग क्या है? तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 5, बी और सी का अनुपात 6 और 7 का है और सी और डी का अनुपात जो है ये 8 और 9 का है, 8-9 का है। तो इसको ए और डी का अनुपात आपको निकालना है, तो इसको a/b गुणे b/c गुणे c/d करेंगे। तो यहाँ पर 3/5 गुणे 6/7 गुणे 8/9। तो सही उत्तर जब आप हल करेंगे तो ये 16/35 यानी 16 संबंधे 35 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और डी का अनुपात। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रबुल को 93, ट्रबुल जो है इसको 93 के रूप में और कम्यूट को 90 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट में फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग से संबंधित है। यहाँ पर टी का जो अंक क्रमांक है वो आप देखिए, टी का 20, आर का 18, ओ का 15
और U का 21, B का 2, L का 12 और E का 5 है। तो इसको सब संख्यात्मक योग मिलाकर 93 हो जाएगा। तो और कम्यूट को जब आप जोड़ लेंगे तो कम्यूट को जोड़ने पर C3, O का 15, तो ऐसे जब जोड़ेंगे तो 90 आएगा। फ्रैक्शन में कैसे जोड़ेंगे? फ्रैक्शन में F का मान है 6 और उसके बाद R का मान है 18। आप देखिए 6, 18, A का मान है 1, 6, 18, 1 हो गया। उसके बाद आप देखिए C का मान 3 हो जाएगा, T का 20, I का 9 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा, N का 14 हो जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान 86 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो सबसे पहले जब आप पेपर पाइएगा तो यहाँ पर ABCD ऐसे करके 1 2 3 4 जो रफ सीट है वहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, तो इससे आसानी रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 48, 24, 192 और 96। तो 6 वठे 6 गुणे 8 48, फिर 48 में 2 का भाग देंगे तो 24, फिर 24 गुणे 8 करेंगे 192, 192 में 2 का भाग देंगे, 192 में 2 का भाग देंगे तो 96 हो जाएगा। फिर आप करिए 96 गुणे 8 कर दीजिए, 96 गुणे 8 तो 6 वठे 48 के 8 हो जाएगा, 8 9 72, 4 76, तो सही उत्तर 768 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। CD, फिर गैप है DE, फिर DD, ECDDE। तो यहाँ पर कैसे आप भरेंगे? तो CDDE, यहाँ पर CDDE कर दीजिए, यहाँ पर D आपका भर जाएगा, CD के बाद D भर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर C भर दीजिए पहले, और CDD, और यहाँ पर आप D भर दीजिए। इस गैप को D भरने से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, फिर CDD और DE। तो क्या क्या भरना है? D, C, D और D। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, CDD। यही क्रम जो है आप भरेंगे तो श्रृंखला पूरी हो जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। CWEU के बाद क्या आएगा? तो जब आप देखिए CWEU के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CDE, C में 2 जोड़ेंगे तो CDE आ रहा है, EF यहाँ पर G आ जाएगा। क्यों? क्योंकि UVW इधर उल्टा जा रहा है, W से माइनस घटाने पर 2, तो यहाँ पर G आ जाएगा। G आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, G। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर जब आप त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो जब आप ऐसे त्रिभुज ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले एक एक फलक वाला देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक छोटे वाले 2 3 4 5 6 त्रिभुज ऐसे हो गए, 6 त्रिभुज। उसके बाद बड़े में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 7 हो गया, यहाँ पर जब ऐसे 8 हो गया, यहाँ पर एक 9 हो गया और यहाँ पर एक 10 हो गया। तो कुल 10 त्रिभुज हो जाएंगे। 10 त्रिभुज, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। P Q का भाई है, S P का पिता है, R S का भाई है। यदि T R की माँ है तो P का T से क्या संबंध है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आप देखिए P जो है ये भाई है Q का ये भाई है, यहाँ पर भाई लिख लेते हैं। उसके बाद S जो है P का पिता है, S जो है P का पिता जो है, यहाँ पर कर लेंगे S है, ये पिता है। R S का भाई है, तो यस का भाई यहाँ पर R कर लेते हैं, ये भाई है।
और टी आर की माँ है। तो टी जो है ये आर की माँ है, यहाँ पर एक टी कर लेते हैं, ये आर की माँ है यहाँ पर। ठीक, तो टी जब आर की माँ है तो उसके बाद कह रहे हैं पी का टी से क्या संबंध होगा। यहाँ टी का पी से क्या संबंध होगा, तो आप जान लीजिए कि पी जो है टी के बेटा का बेटा है, यानी पी टी का पोता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर यश का भाई आर है, तो ये दोनों भाई भाई होंगे और इनकी माता दोनों की एक ही होंगी। अगला प्रश्न है, राम दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए है, वह अपने बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर से अपने बाएं मुड़कर 60 किलोमीटर चलता है। अब किस दिशा में मुंह किए हुए है। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। यहाँ से प्रारंभिक स्थान से 40 किलोमीटर राम दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। वह अपने बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 50 किलोमीटर चलता है, यहाँ 40 यहाँ 50 किलोमीटर दाएं मुड़कर, और उसके बाद कह रहा है अंत में फिर अपने बाएं मुड़कर वो 60 किलोमीटर चलता है। तो ये यहाँ पर पहुँच गया 60 किलोमीटर चल के। तो अब वह किस दिशा की ओर मुँह किए हुए है, तो सही उत्तर है राम का मुख जो है पूरब दिशा की ओर है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए कैसे, देखिए 23 गुणे 3 करेंगे तो 69 में 3 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा प्लस 3। 32 गुणे 4 जब आप करेंगे 128 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 132 हो जाएगा। 16 गुणे 5 80 में आप 5 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। तो यहाँ पहले 3 जुड़ा, गुणे 3 यहाँ पे इन दोनों का गुड़ा प्लस 3, यहाँ पे 32 गुणे 4 प्लस 4 और 16 गुणे 5 प्लस 85 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रिया, जूही, अमित, नितिन और राम 5-2 से एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जूही को राम से ज़्यादा अंक मिले किंतु प्रिया से कम। नितिन को सबसे अधिक और राम को सबसे कम अंक मिले। यदि अमित को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है तो तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो प्रश्नानुसार जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रिया, जूही, अमित एक ही कक्षा, जूही को राम से ज़्यादा, यहाँ पर जूही जो है ये राम से ज़्यादा अंक पाई है। प्रिया से कम अंक मिला है तो जूही के ऊपर ये प्रिया हो गई। उसके बाद कह रहा है कि नितिन को सबसे अधिक, तो नितिन को टॉप पे कर देते हैं, यहाँ नितिन टॉप पे है। नितिन को सबसे अधिक अंक मिले और राम को सबसे कम अंक मिले। तो सबसे कम अंक जो है ये सबसे पहले जूही को राम से ज़्यादा, राम सबसे कम अंक पाया है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे कम अंक प्राप्त हुए यदि अमित को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अमित को कर लेते हैं, अमित को दूसरा स्थान मिला है तो तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो सही उत्तर है तीसरा स्थान प्रिया को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी। तो ये आसान सा प्रश्न है, आप ऐसे अपनी समझ के हिसाब से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2023 को भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी द्वारा किस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी गई है, तो सही उत्तर है ध्रुवास्त्र। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा ध्रुवास्त्र मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी गई है। ये कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी एयर टू सरफेस हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है, LVMB-M4 चंद्रयान 3 चंद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। 14 जुलाई 2023 को भारत तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण LV-M3-M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया, बिल्कुल सही है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, सही है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है।
तो ये आपका सही है। और भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप से लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का तीसरा देश बन गया है। तो इसमें से जो गलत कथन है वो केवल आपका देखिए गलत कथन कौन सा है इसमें से बताना है। तो 4 जो है ये गलत कथन है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, आप जान लीजिए कि भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप से लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का तीसरा नहीं बल्कि चौथा देश बना है। याद रखिएगा ये चौथा देश बना है। इसके पहले अमेरिका, रूस, पूर्व सोवियत संघ और चीन, अमेरिका, रूस और चीन ये उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। भारत जो है ये चौथा देश बना है। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न है, पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या सिर के संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। समूह में कुल कितने घोड़े हैं? तो इसको बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। घोड़ों की संख्या, घोड़े यानी हार्स की संख्या यक्स है और पुरुषों की संख्या जो मेल हैं उनकी संख्या वाई है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं, पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या सिर के संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। तो 4x + 2y बराबर x + y गुणे 2 + 14। जब आप इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 14 हो जाएगा, x बराबर 7। तो यहाँ पर घोड़ों की संख्या जो है हार्स 7 घोड़े हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बहुत ही आसानी से इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पैरों की संख्या जो घोड़ों में है वो 4-4 होती है, आदमियों में 2-2, सिर सबके एक ही होते हैं। अगला है, 13-14 जुलाई 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्रांस की, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13-14 जुलाई 2023 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा संपन्न की है और ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर याद रखिएगा 2003 में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसको 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था और 2003 में ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं इस प्रश्न में। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1991-92 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। ये आपका सही नहीं है, वर्ष में गड़बड़ी है। दूसरा है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास करने के लिए शुरू किया गया था। तो केवल 2 आपका सही है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में शुरू किया गया था। 1996-97 में शुरू किया गया था। ये 91-92 में नहीं किया गया था, जबकि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। एक और प्रश्न है याद करने के लिए आपके, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? तो केंद्रीय बजट 2006-07 में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जेंडर बजटिंग ये जो है महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और ये केंद्रीय बजट 2006-07 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर देखिए गलत हो गया है। भारत में जेंडर बस्टिंग की शुरुआत केंद्रीय बजट 2005-06 से हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 2006-07 से नहीं, 5-6 से हुई थी और इसका कार्यक्रम का उद्देश्य जो था महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बजट 2005-06 से जेंडर बस्टिंग शुरू हुआ था।
अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना यानी 5th ईयर प्लान के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का प्रयास किया गया था। तो उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी और ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था और 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना का जो है स्वीकार किया गया था। कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आप देखिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इसमें स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा, सही नहीं है। भारत को 166 देशों में 112वां स्थान मिला और रैंकिंग में दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर रहा। तो दोस्तों, पहले आपको संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में 166 देशों के समग्र रैंकिंग स्कोर के आधार पर जो है सतत विकास रिपोर्ट में फिनलैंड, ये स्वीडन नहीं बल्कि फिनलैंड जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा था और भारत की रैंकिंग 166 में 112 है और अंतिम स्थान पर आप जान लीजिए दक्षिणी सूडान रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंधन। तो विदेशी व्यापार का नियमन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। दोस्तों, करेंसी का नियमन, क्रेडिट का नियमन और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक करता है और विदेशी व्यापार का नियमन जो है आप याद रखिएगा किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत में विदेशी व्यापार का नियमन आरबीआई के द्वारा नहीं बल्कि वाणिज्य मंत्रालय के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी PQLI को किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQ फिजिकल क्वालिटी लिविंग इंडेक्स जो है ये मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है और PQLI का अधिकतम मूल्य 100 और न्यूनतम मूल्य 1 होता है। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति, 1 की ओर जाना खराब स्थिति का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्यों? तो भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर होने का मुख्य कारण कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होना है, क्योंकि 2005 में जो सुरेश तेंदुलकर समिति गठित हुई थी इसने गरीबी के निर्धारण के लिए आवश्यक उपभोग वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची तैयार की और प्रत्येक राज्य में शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता के उन वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यय के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया। लेकिन अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न वस्तुओं की सेवाओं और मूल्यों में अंतर से राज्यों की मानक गरीबी में अंतर पाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रश्न संख्या 107 में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राशनिंग, ये राजवित्तीय नियंत्रण गलत है। नगद आरक्षण अनुपात चयनात्मक उधार, ये भी गलत है। अनुज्ञापन व्यापक नियंत्रण गलत है। आयात कोटा भौतिक नियंत्रण, ये आपका सही है, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, आयात कोटा के माध्यम से सरकार द्वारा किसी निश्चित समय अवधि, सामान्य रूप से 1 वर्ष में आयातित वस्तु की मात्रा निश्चित कर दी जाती है और आयात कोटा में निश्चित मात्रा से अधिक आयात नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भौतिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण सूचक है। अगला प्रश्न है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है,
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहले आपको राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के बारे में पढ़ना होगा। तो कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 5 बड़े राज्यों में केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैं। कुल प्राप्तांकों के आधार पर 5 छोटे राज्य सिक्किम, मणिपुर, गोवा, मेघालय और नागालैंड हैं। ये सही नहीं है। और देखिए, कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ हैं। और सूचकांक के आधार पर बड़े राज्य कुल 20 हैं, छोटे राज्य 8 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 में कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 छोटे राज्य जो है गोवा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड है। ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। सिक्किम यहाँ पर नहीं पहले है, पहले गोवा है, फिर मणिपुर, तब सिक्किम, मेघालय और नागालैंड है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये है उदय योजना। याद रखिएगा, उदय योजना या विद्युत मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना या उदय योजना प्रारंभ की गई है। कब? ये 2015 में प्रारंभ की गई थी और इसको विद्युत वितरण कंपनियों डिस्काम की वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में न्यूनतम यौन अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर दमन दीव में ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, 2001 और 2011 दोनों की जनगणना के अनुसार दमन दीव का लिंगानुपात 710 था, 2011 में 618 है, जो कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, किस एक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल समाधान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मांसकी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बुर्जहोम से, ऑप्शन बी। आप जान लीजिए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट बुर्जहोम है। ये 9 पाषाणी का स्थल है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है। और गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी बुर्जहोम की मुख्य विशेषता हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके। वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के। तो सही उत्तर हैं ये पुराणों के संकेतक हैं। दोस्तों, पुराणों में 5 प्रकार के विषय हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद, वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है और मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। वंशानुचरित पुराण के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक सही है। तो सही उत्तर यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों के द्वारा हुआ था। दक्षिण भारत में स्थूलबाहु नहीं बल्कि भद्रबाहु के द्वारा। इसके अलावा भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो दिगंबर कहलाए थे। और इसके अलावा आप जान लीजिए कि महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। अगला प्रश्न है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं। देखिए, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, सही है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये गलत है।
1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियाँ, इनको कुमारगिरी और कुमारीगिरी कहा जाता है। ये राक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित हैं। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। और उदयगिरी की गुफाओं में चेद वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा कि खंडगिरी की गुफाओं में नहीं बल्कि उदयगिरी की गुफाओं में हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे, आपको बताना है। इसमें से यहाँ पर देखिए कोरकै, पुहार, तोंडी और मुशिर। तो याद रखिएगा तोंडी और मुशिर यानी 3 और 4। देखिए दोस्तों तोंडी और मुशिर जो हैं ये संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुशिर और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत से अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। दीवान आर्थिक मामलों और राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही, हुमायूं से चौसा का युद्ध सही है, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि बल्ख का युद्ध जहांगीर नहीं बल्कि याद रखिएगा शाहजहां के काल में जो है शाहजहां से संबंधित है। अगला प्रश्न भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष से है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस के महासचिव थे? इसमें से कौन सा सही है? तो सही उत्तर है गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वो फिर कभी भी कांग्रेस के औपचारिक सदस्य नहीं बने थे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिए कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, सही है। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बम्बई पहुंचा था। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका देशव्यापी विरोध किया गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका विरोध किया था और इस दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, बिल्कुल सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार किया। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। तो केवल और केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। आप जान लीजिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, जबकि कथन 2 और 3 ये कैबिनेट मिशन के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 का, सूची 2 से सुमेलन करिए। तो अगस्त घोषणा ये मॉन्टेग्यू के समय में, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है।
2143। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूपी स्पेशल से कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? गन्ना के, धान के, आलू के या गेहूं के? तो सही उत्तर धान के उत्पादन में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन और गेहूं उत्पादन में, कुल खाद्यान्न और कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि धान यानी चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। गन्ना और आलू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है और दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा ये गायन शैली विधा से संबंधित हैं। ताज बेगम ठुमरी टप्पा सही है। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा सही नहीं है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। तो दोस्तों, आप जान लीजिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी मैना केवल ठुमरी गायिका थी, टप्पा गायिका नहीं थी। बड़ी मैना ठुमरी गायिका थी, टप्पा गायिका नहीं थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। BHU इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसमें से आप जान लीजिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, न कि सेंट्रल। तो सही उत्तर ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। BHU इलाहाबाद और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है यूपी स्पेशल से कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यानी आर्यभट्ट प्लेनेटोरियम स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रामपुर में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है और ये परियोजना डिजिटल लेजर तकनीकी पर आधारित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 सूचियाँ दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नॉट जहाज के चाल की माप सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई सही है। एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई ये भी सही है। और प्रकाश वर्ष समय के मापन की इकाई, तो ये गलत है क्योंकि प्रकाश वर्ष समय नहीं बल्कि दूरी के मापन की बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि तीनों ही पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद तीनों ही एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। इसका कारण क्या है? तो निर्वात में प्रत्येक वस्तु एक समान त्वरण से मुक्त रूप से गिरती है। चूँकि निर्वात में वायु प्रतिरोध नहीं होगा, इसलिए पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक ही गति से गिरेंगी और सतह पर एक साथ पहुंचेंगी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। कारण है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। तो प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश से अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है, ये गलत है। जबकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, तो ए गलत किंतु आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर, हरे रंग का तरंग दैर्घ्य 530 नैनोमीटर से अधिक होता है, इसलिए कारण आर सही है। और प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा जो है कम होती है और हरे रंग के प्रकाश की ऊर्जा अधिक होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति या वापसी की शक्ति। तो कई बार इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया है। वापसी की शक्ति या परावर्तन की शक्ति ये एल्बिडो से संबंधित है।
वायुमंडल से गुजरते हुए सूर्य की ऊष्मा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। और आप जान लीजिए कि ऐसे स्थान जहां पर बर्फ़ पड़ा रहता है वहां पर परावर्तन अधिक होता है, तो नए नए बर्फ़ पड़ने वाले स्थानों की एल्बिडो अधिक होती है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आपको बताना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही है। और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था कब? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सितंबर 2014, सितंबर 2015 में, अगस्त 2017 में या अक्टूबर 2017। सही उत्तर सितंबर 2015 में सबसे पहले गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था। 14 सितंबर 2015 को गुरुत्वीय तरंगों का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया और इससे संबंधित घोषणा 11 फरवरी 2016 को लीगो यानी लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है? ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण या प्रसार के कारण। तो सही उत्तर है परासरण के कारण। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, परासरण या ऑस्मोसिस की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होती है और परासरण में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करते हैं। खीरे में नमक डालने से बाहरी क्षेत्र की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिसके कारण खीरे के अंदर का पानी बाहर निकलने लगता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन या फास्फोरस। तो सही उत्तर सेलेनियम। दोस्तों देखिए कि विद्युत का चालन धात्विक गुण है और किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो सर्वाधिक वैद्युत चालक सेलेनियम है। सेलेनियम एक अधातु है। भूरा सेलेनियम अर्धचालक है। ये अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत का अच्छे प्रकार से चालन करता है। इसकी खोज 1817 में स्वीडिश रसायन विज्ञानी जोन्स बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। गैसोहाल क्या है, आपको बताना है। तो गैसोहाल एथिल एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। दोस्तों गैसोहाल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल और 90% गैसोलीन या पेट्रोल का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एंजाइम के संदर्भ में तो यहाँ पर आप देखिए वे जैव उत्प्रेरक हैं, बिल्कुल सही। एंजाइम जो हैं ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। दोस्तों एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन जो हैं अपने उद्गम स्थान से अलग अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है क्या? ऑप्शन है बहु असंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन और अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो सही उत्तर है बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है मछली में। दोस्तों पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये सही उत्तर इसका बोरान हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, बोरान पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका या गांठ के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ 4 जो है आपके दिए गए हैं 4 विकल्प, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के कैंसर या अवरोध के उपचार के लिए सही है। आयोडीन 131 थायराइड कैंसर के उपचार के लिए, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता के उपचार के लिए और गोल्ड 198 रेटिना दोषों के उपचार के लिए। तो ये सही नहीं है, क्योंकि गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, जिसका प्रयोग रेटिना नहीं बल्कि कैंसर के उपचार के लिए होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के जो शेष प्रश्न थे कल के वीडियो के अतिरिक्त हमने उनको इसमें सॉल्व किया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और स्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ और एआरओ परीक्षा के नाम से हम ये प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। लेकिन ये प्रश्न जो हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से करंट अफेयर्स आप हटा दीजिए या करंट अफेयर्स को भी शामिल करिए, क्योंकि पीसीएस का पेपर जो है जल्दी ही होना है। तो जल्दी होना है तो कम से कम साल भर के या 10 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने ही होंगे। इसमें हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर उसके बाद के करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया है। लेकिन जो अस्थाई प्रश्न है या स्टैटिक जीके का प्रश्न है वो आरओ के साथ यूपीपीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जो भी है हमारे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदी भाषी राज्य हैं उनके आयोगों द्वारा पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।